मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस लॉकडाउन में आपके लिए समय का सदुपयोग हो सके इसलिए मैं आपके सामने हिंदी का एक टॉपिक है क्रिया, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कीमती है, तो आपके सामने उपस्थित है। देखिए, क्रिया जो टॉपिक है आपका, उससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पहले तो ये देखना है हमें। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन आया माना कि रमेश ने पत्र मोहन से लिखवाया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आया और इससे पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन देगा आपको, पहला पूर्वकालिक, दूसरा ऑप्शन देगा आपको प्रेरणार्थक, तीसरा ऑप्शन देता है आपको संयुक्त और चौथा ऑप्शन देता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दे दिया कि रमेश ने मोहन से पत्र लिखवाया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया होगी, क्योंकि लिखवाया इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे तो लिखवाना ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो परीक्षा की दृष्टि से क्रिया आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको हमें देखना है। तो देखिए, क्रिया क्रिया कहते किसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि क्रिया होता क्या है। तो क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा निकल के आई कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हमें पता लग रहा है कि कार्य हो रहा है या कार्य चल रहा है, तो वो किसके माध्यम से पता लगता है, हमें क्रिया के माध्यम से पता लगता है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ने का पता हमें पढ़ना क्रिया से लगता है। चलना, चलने का गति का हमें चलने से। लिखना, हंसना आदि क्रियाओं से हमें कार्य के होने या करने का पता लगता है। इसी प्रकार क्रिया को दो रूपों में बांटा गया है। तो क्रिया के रूप, क्रिया के दो रूप हैं। एक आपका मूल रूप और दूसरा क्रिया का सामान्य रूप। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो संस्कृत की धातु के रूप में होता है। जैसे चलना, क्रिया में चल मूल है आपका, और क्रिया का जो सामान्य रूप होता है उसमें हम ना जोड़ करके, क्रिया की जो मूल धातु है
मूल क्रिया है उसमें ना जोड़ करके क्रिया सामान्य रूप बन जाता है, इसलिए यहाँ बन जाएगा सामान्य, चलना। ऐसे ही हंस से हंसना, लिख से लिखना। तो इस तरीके से हमारे क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब बात आती है कि क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि हिंदी में कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। इस तरीके का आपको क्वेश्चन आता है तो हमें बताना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद किए गए हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। एक आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा भेद जो किया है वो है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरा भेद किया है अकर्मक क्रिया। अब बात आती है सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए, स का मतलब होता है सहित और कर्म का मतलब जिसमें कर्म। तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कर्म का प्रयोग हो वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और अ का अर्थ होता है रहित, तो अ का अर्थ हो गया रहित। तो कर्म के साथ अर्थात क्रिया के साथ जिस कर्म का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात आती है सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। इसे 2 भागों में बांटा है सकर्मक क्रिया को। वो है आपका एक कर्मक क्रिया और दूसरा भाग बांटा हुआ है वो है द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक की बात करें तो एक कर्मक जो क्रिया है उसमें क्रिया के साथ में एक ही कर्म का प्रयोग होगा। द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो कर्म के साथ क्रिया के साथ 2 कर्मों का प्रयोग होगा। इसी तरीके से अकर्मक क्रिया, इसमें जिन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम 2 भागों में प्रयोग करेंगे, एक गति अर्थक और दूसरी स्थिति अर्थक। अब बात आती है, चाहते तो अपन अकर्मक क्रिया डायरेक्ट पढ़ लेते, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सी गति अर्थक क्रिया है, निम्न में से कौन सी स्थिति अर्थक क्रिया हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी आते हैं। इसलिए हमें यहाँ पता होना चाहिए कि गति अर्थक क्रिया जो गति करती हैं, जो जिनमें गतिशील क्रिया होती हैं, जैसे उड़ना, तैरना, दौड़ना, कूदना आदि जो क्रिया हैं वो आपकी गति अर्थक क्रिया होती हैं। स्थिति अर्थक का जो क्रिया होती हैं, जैसे सोना, रोना, हंसना आदि जो क्रियाएं हैं वो स्थिति अर्थक क्रियाएं होती हैं। अब बात अपन एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो सकर्मक क्रिया के बारे में चर्चा करें तो देखिए, सकर्मक क्रियाएं। तो सकर्मक क्रियाएं क्या है? देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है
कर्म पर पड़ता है तो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब वाक्य पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर कैसे पड़ता है, देखिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया पढ़ता है, क्रिया, इस क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी आपकी, सकर्मक क्रिया। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, तो सीधा सा तरीका आपको बता दिया था कि क्या या किसको से क्वेश्चन करके देखेंगे, प्रश्न करके देखेंगे तो हमें उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होती है, और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। अब बात आती है, इसके अलावा भी आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि जैसे पढ़ता है क्रिया, अगर हमारी पढ़ता है क्रिया का असर अगर कर्म पर पड़ रहा है, अब असर का मतलब प्रभाव कर्म पर दिखाई दे रहा है, अर्थात कर्म में कुछ न कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया दिखाई देगी, सकर्मक क्रिया होती है। अब अंतर कैसे दिखाई देगा, जैसे पुस्तक है आपकी और ये पढ़ रहा है, तो पढ़ने पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है पुस्तक में। ऐसे ही रमेश फल खाता है। अब ये क्वेश्चन आपको आ गया कि रमेश फल खाता है, तो अब यहाँ पर क्रिया का सीधा प्रभाव फल पर पड़ रहा है, अर्थात फल पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्रिया का खाना, क्रिया का प्रभाव किस पर दिखाई दे रहा है, फल पर। या अपन कह सकते हैं रमेश क्या खाता है, उत्तर मिल जाता है फल खाता है, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। ऐसी राम क्या पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, तो उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। अगर यहाँ पर उत्तर नहीं मिलता तो यहाँ कौन सी क्रिया होती, अकर्मक होती। अब बात आती है सकर्मक क्रिया को हम दो रूपों में बांटेंगे। पहले एक कर्मक, इसके बारे में देखते हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। अब बात आती है एक कर्मक क्रिया है। एक कर्मक क्या है, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ केवल और केवल एक ही कर्म का प्रयोग हो। अब एक कर्म, जैसे इसका एक आपको शॉर्ट में सूत्र लिखा देते हैं, जैसे कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अब इस सूत्र के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि एक तो वहाँ आपको कर्ता दिखाई देगा, एक कर्म होगा, और कर्म किससे पहले होगा, क्रिया से। वहाँ आपकी एक कर्म क्रिया होगी, जैसे राधा खाना पकाती है, वह पतंग उड़ाता है। अब बात आती है, यहाँ पर बहुत से दिमाग में रहता है कि सर यहाँ तो उड़ना, तो यहाँ तो गति हो रही है, तो जो गति स्वाभाविक होती है, अगर जैसे उड़ना, पतंग उड़ती है तो अकर्मक क्रिया होती, लेकिन यहाँ उड़ा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, एक कर्म क्रिया था, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आती है। तो वह क्या उड़ाता है, पतंग, इसलिए यहाँ ये आपका कर्म है। राधा क्या पकाती है, खाना पकाती है, तो उत्तर मिल रहा है खाना, इसलिए ये भी आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ऐसे ही सुरेश पत्र लिखता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करें हम कि सुरेश क्या लिखता है, तो पत्र, तो यहाँ आपको क्या की जगह पत्र प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर एक कर्म। अब बात आती है, ये कर्म आपका एक कर्म है, ये भी, तो इस तरीके से क्रिया के साथ वाक्यों में एक कर्म का प्रयोग होता है, तो वहाँ एक कर्म क्रिया होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा द्विकर्मक क्रिया।
द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है तो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात आती है, जैसे इसका सूत्र अपन लिख सकते हैं, कर्ता प्लस कर्म प्लस कर्म प्लस क्रिया। अब क्वेश्चन आया, कर्म द्विकर्मक का मतलब होता है ऐसे कर्म जो दो बार आए, दो कर्मों का प्रयोग हो। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है तो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जैसे उदाहरण आपको लिखा, माता बालक को दूध पिलाती, यहाँ ले लेते हैं, चलो, दूध पिलाती है। अब माता बालक को दूध पिलाती है, ये क्वेश्चन आपको आया। इसमें आप देखिए, माता क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया, बालक को ये प्रथम कर्म हो गया, जो दूसरा कर्म कहा जाएगा, इसे दूसरा कर्म कहेंगे और ये कर्म प्रथम हो रहता है। क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, ये इस कर्म में चला जाएगा और पिलाती है क्रिया हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा द्विकर्मक में। तो माता आपका कर्ता हो गई, बालक को कर्म दूसरा और कर्म प्रथम जो होगा वो क्रिया से पहले वाला होता है, इसलिए दूध आपका कर्म होगा। एक और उदाहरण देखें, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, आचार्य छात्रों को दंड देते हैं। अब आचार्य छात्रों को दंड देते हैं, तो यहाँ आचार्य कौन हो गया, कर्ता हो गया, छात्रों को कर्म हो गया, दंड ये भी कर्म हो गया और देना क्या हो गया, क्रिया हो गई। इस तरीके से और उदाहरण देखें, वह गांव को फल ले जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आया कि वह गांव को फल ले जाता है, तो वह क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया, गांव को ये प्रथम ये कर्म हो गया, फल ये भी कर्म हो गया और ले जाना क्या हो गया, क्रिया। इस तरीके के जो उदाहरण होते हैं जिनमें दो कर्मों का एक साथ प्रयोग होता है, तो वो आपके वाक्य किस में जाते हैं, द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रियाओं के बारे में देखेंगे। अकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं, जिन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया कहते हैं। अब बात आती है, यहाँ क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। कारण क्या है, यहाँ कर्ता कर्म पर न पढ़ करके सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका एक सूत्र है, जैसे कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इसके माध्यम से हम इसको और समझें। तो देखिए, ये क्रिया जो है आपकी, जिनसे हमें पता लग रहा है कि किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है या कार्य होना है, तो ये सब किसके माध्यम से पता लग रहा है हमें, क्रिया के माध्यम से। अब बात आती है, इस क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर दिखाई दे,
कर्ता पर, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध किससे हो, कर्ता से, तो वहाँ आपकी क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया दिखाई दी। कौन सी क्रिया होगी वहाँ, अकर्मक क्रिया। और यदि इस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर दिखाई देता है, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर कोई असर डालती है क्रिया, कर्म में कोई परिवर्तन होता है, कोई असर आता है, कोई असर दिखाई देता है, तो वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया होती है। इस तरीके से भी हम पहचान कर सकते हैं। इनमें से 100% 1-2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो अकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया के का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसे 2 भागों में बांटेंगे। एक गत्य अर्थक क्रिया, इसे 2 भागों में रखा गया है, एक गत्य अर्थक क्रिया और दूसरी स्थिति अर्थक क्रिया। अब गति अर्थक, जिन क्रिया अकर्मक क्रियाओं से गति होने का बोध होता है तो उन्हें गति अर्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को रख दिया जाता है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, प्रयुक्त वाक्य में क्रिया है। तो अब बहुत से क्या करते हैं छात्र, ऐसे कर्म मान जाते हैं कि ये पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, सर ये तो कर्म है, ये कर्म है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कर्म ना होकर के ये क्या है, एक आधार है। पक्षी का आधार होने के कारण यहाँ ये कर्म ना होकर के क्या है, ये आधार है, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी, आपकी अकर्मक क्रिया होगी। और अब यहाँ उड़ते हैं, उड़ना एक क्या है, गतिमान है, इसलिए ये क्रिया किसके अंतर्गत जाती है, गति अर्थक क्रिया के अंतर्गत जाती है। अब बात आती है क्वेश्चन की कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये वाक्य आपका गति अर्थक में जाएगा, वो भी अकर्मक के अंतर्गत। और उदाहरण देखिए, बंदर पेड़ पर कूदते हैं, तो ये भी आपका अकर्मक के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि पेड़ ना कर्म ना होकर के पेड़ पर ये क्या एक आधार है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण और देखें, चलो यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा उदाहरण, बालक नदी में तैरते हैं। ये आपकी जो क्रिया है इसमें नदी भी आधार है, यहाँ ना कर्म ना होकर के क्या है, आधार, इसीलिए ये भी आपकी कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाती है। अब बात आती है स्थिति अर्थक वाले उदाहरणों की। तो स्थिति अर्थक वाले उदाहरण कैसे पहचानेंगे हम, वो भी देखें। जैसे बालक पलंग पर सोता है। अब यहाँ बालक है, वह पलंग पर सो रहा है, इसलिए पलंग भी एक आधार है, और आधार जो होता है वो कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे ही एक और उदाहरण, वह रोता है, वह रोता है। इस तरीके का उदाहरण भी आपका किसके अंतर्गत आता है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि जो रोता है क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वह पर। ऐसे ही सोता है कौन, बालक। तो इस तरीके के जो उदाहरण हैं वो आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे बड़ा बात ये आती है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानने में बड़ी समस्या आती है। छात्रों को समस्या रहती है कि हमें तो सर एक से क्वेश्चन दिखाई देते हैं, एक से उदाहरण दिखाई देते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स है आपकी, और उससे हम प्रश्न करके देखेंगे तो उससे हमें लगभग पता लग जाता है। अब पता कैसे लगेगा, इसके लिए आप एक सूत्र अपन लिखेंगे। देखिए, सकर्मक एवं
अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए, अकर्मक क्रिया पहचानना। तो सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, क्या या किसको से प्रश्न करके देखेंगे। अब प्रश्न कैसे करेंगे, जैसे आपको मैंने दे दिया पहले कर्ता, दूसरा आपने क्या या किसको, इसको हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क की जगह पर रखा। इसके बाद में क्रिया और क्वेश्चन, इससे हम पता लगा सकते हैं, इस सूत्र के जरिए, इस सूत्र के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। जैसे उदाहरण अभी मैंने आपको दिए थे, बालक पलंग पर सोता है, इस तरीके का मैंने अभी आपको उदाहरण बताया। तो बालक पलंग पर सोता है, इसमें सबसे पहले हम किस बोलेंगे, कर्ता को। तो कर्ता कौन हो गया यहाँ, बालक हो गया। कर्ता कौन हो गया यहाँ, बालक। अब बात आती है क्रिया, तो क्रिया क्या हो गया, सोता है। क्रिया कौन सी हो गई, सोता है। और यहाँ क्वेश्चन। अब इसमें से हमने क्या किया, इसकी जगह पर हमने क्या ले लिया, क्या या किसको में से। तो क्या सोता है। अब यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए ये क्रिया कैसी होगी, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अगर यहाँ उत्तर प्राप्त हो जाता तो कौन सी क्रिया होती, सकर्मक। तो सीधी सी बात निकल के आती है कि यदि क्या या किसको से प्रश्न करके देखेंगे, उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया है। अब और उदाहरण देखें, जैसे किसान खेत जोतता है। अब इस तरीके का आपको उदाहरण आया और पूछा कि किसान खेत जोतता है, प्रयुक्त वाक्य में क्रिया है, सकर्मक अकर्मक, इस तरीके से आपसे दिया। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें सकर्मक है या अकर्मक। तो सीधा सा ये सूत्र याद होना चाहिए, कर्ता, कर्ता क्या है, किसान। इसके बाद में जोतता है, ये क्रिया ले ली हमने, जोतता है। खेत के स्थान पर हमने क्या ले लिया, क्या। अब यहाँ बात आती है, किसान क्या जोतता है, उत्तर मिल गया खेत, इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। आपको कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। अगर उत्तर नहीं मिलता तो हमें कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक। ऐसे ही और उदाहरण आप देखें, वे सड़क पर दौड़ते हैं। अब इस तरीके का उदाहरण आपको आया, वे सड़क पर दौड़ते हैं। तो आप क्वेश्चन करके देखेंगे कि वे सड़क पर दौड़ते हैं। अब इसी के आधार पर हम देखें तो वे कर्ता लेंगे, वे क्रिया है, दौड़ते हैं, और क्या या किसको। तो वे क्या दौड़ते हैं। अब यहाँ बताइए उत्तर मिल रहा है क्या, उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि उत्तर यहाँ प्राप्त ही नहीं हो रहा है। वे क्या दौड़ते हैं, सड़क आ ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी आपकी। अब बात आती है नेक्स्ट क्रियाओं की। अन्य क्रियाएं जिन्हें हम कह सकते हैं रचना के आधार पर बांटा गया है, कुछ क्रियाओं को, उनको देखेंगे। रचना के आधार पर क्रियाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है,
ऐसी क्रिया जो पूर्व काल में की गई, अर्थात पहले की गई क्रिया, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक। पहले समय में जो पूर्ण हुई पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो इसकी परिभाषा बनती है सीधी, जहाँ पर एक क्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद ही दूसरी क्रिया होती है, तो पहले की हुई क्रिया, पहले की हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जहाँ पर पहले जो क्रिया की गई है उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? पूर्वकाल के पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत। जैसे में इस क्रिया के पीछे कर लगा होता है, तो पूर्वकालिक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें जो पहले जो क्रिया की है उसके पीछे क्या मिलेगा आपको? दिखाई देगा, कर दिखाई देगा। जैसे जाकर, खाकर, पीकर, धोकर, हंसकर, जागकर आदि। तो इन क्रियाओं के पीछे क्या दिखाई देगा आपको? कर दिखाई देगा। जहाँ कर दिखाई देगा वही आपकी कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक। एक उदाहरण के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, वह खाना खाकर विद्यालय गया। तो देखिए, वह खाना खाकर विद्यालय गया, तो पहले उसने कौन सी क्रिया की है? खाना खाया है। तो पहले जो क्रिया हुई है वो खाना खाकर, और उसके बाद दूसरी जो क्रिया हुई है वो विद्यालय जाने की हुई है। तो यहाँ पर जो पूर्वकालिक क्रिया आपसे पूछता है तो कौन सी हो गई है? खाकर। ऐसे ही दूसरा देखिए, बालक रोकर सो गया। तो पहले तो बालक क्या हुआ? रोया, और उसके बाद में वो सो गया। तो पहले रोकर जो हुआ है, रोना, तो वो किसके अंतर्गत आ गई? पूर्वकालिक। एक और बात आती है कि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसका जो प्रयोग होता है वो भूतकाल के अर्थ में होता है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें क्रिया हो चुकी होती, तो इसका जो प्रयोग होता है वो भूतकाल के अर्थ में होता है। अब आगे देखिए, इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्रिया पर चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? देखिए, जहाँ पर कर्ता स्वयं अर्थात खुद किसी कार्य को न करके, किसी कार्य को ना करके किसी अन्य कर्ता से प्रेरणा देकर करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब इसकी पहचान की बात करें
तो सीधा सा हिसाब है, इसमें जो क्रियाओं के पीछे क्या दिखाई देता है, वा आपको दिखाई देता है। जो मूल क्रिया है उसके पीछे वा जरूर होगा। जैसे मंगवाना, हटवाना, कटवाना, लिखवाना, पढ़वाना, पढ़वाई, कटवाई। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो मूल क्रिया होती है, या अपन कह सकते हैं इन क्रियाओं के पीछे क्या लगा होता है, वाता, वाना, वाया, वाई आदि प्रत्यय लगे होते हैं। अब बात आती है, एक और बात हम देखें तो इसका जो प्रयोग होता है ज़्यादातर सकर्मक क्रिया में होता है। प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण जैसे रमेश ने नाई से बाल कटवाए। अब बात आती है कि रमेश ने नाई से बाल कटवाए, तो यहाँ बात आ गई कि रमेश ने स्वयं, जो करता है रमेश, उसने स्वयं किसी कार्य को न करके और किससे करवाया है, नाई से। तो ये जो क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया, वो कौन सी होगी, ये वाली। तो ये जो क्रिया है आपकी वो प्रेरणार्थ। अब क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि रमेश ने नाई से बाल कटवाए, प्रयुक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, तो कटवाई आपकी कौन सी हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऐसे ही और देखिए, मालिक ने नौकर से दूब कटवाई। वह सोहन से पत्र पढ़वाती है। वह सोहन से पत्र पढ़वाती है, तो कहने का मतलब उसने स्वयं न पढ़ करके पत्र किससे पढ़वाया है, सोहन से। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो गई आपकी, पढ़वान। ऐसे यहाँ दूब कटवाना, तो कटवाई, छटवाई, मंगवाई, इस तरीके की जो क्रिया दिखाई दें वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएंगी। अब बात आती है नेक्स्ट क्रिया, वो है नाम धातु। नाम धातु क्रियाएं, देखिए वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़कर पंक्ति हैं ये बनाई जाती हैं, जाती हैं, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। क्रियाएं कहते हैं अब नाम धातु क्रिया कैसी है, जैसे हाथ आपका एक शब्द है और हाथ में प्रत्यय जोड़ेंगे तो हथियाना, हथियाना,
बात से आपका बन जाएगा बतियाना, झूठ से बन जाएगा झुठलाना, झुठलाना, हाथ से हथियाना हो गया बतियाना, अपना से अपनाना आदि। इस तरीके से हम नाम धातु क्रियाएं बनाते हैं। अब बात आती है उदाहरण की, तो उदाहरण कैसे मिलता है इसका दिखाई देता है। देखिए, वह सोहन से बतिया रहे थे। तो वह सोहन से बतिया रहे थे, बात आती है बतिया रहे थे, तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही दिनेश ने उसकी ज़मीन हथियाली, तो यहाँ हथियाली ये आपकी नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही झुठलाना, मुस्कुराना, अपनाना, ये इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। अब बात आती है अगली क्रिया की, संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। तो देखो, जिन वाक्यों में एक साथ दो या दो से अधिक या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। तो जिन वाक्यों में एक साथ दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। अर्थात एक साथ दो या दो से अधिक क्रिया, जैसे एक मुख्य क्रिया होगी, एक क्रिया कैसी होगी? मुख्य। एक क्रिया आपकी मुख्य होगी, मुख्य क्रिया, और जो आगे की जो क्रिया होंगी वो सहायक क्रिया होंगी। आप कौन सी होंगी? सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होंगी। अब मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रियाएं जुड़ी होंगी तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? आपकी संयुक्त क्रिया होंगी। जैसे वह बाजार से चल दिया, वे मेरे पास आते जाते हैं। तो इस तरीके से चल दिया, आना जाना, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आपकी मिलेंगी। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्रियाओं का, तो वो नेक्स्ट क्रिया है आपकी तात्कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? तात्कालिक। ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया का ही विकसित रूप है, तात्कालिक क्रिया। ऐसी क्रिया जो तत्काल प्रभाव दिखाई दे। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया की समाप्ति के क्षण भर में ही, अर्थात क्षणिक में, जहाँ पर
एक क्रिया की समाप्ति के क्षण भर में ही दूसरी क्रिया होती है। क्रिया होती है तो उसे वहाँ तात्कालिक क्रिया क्या होती है? तात्कालिक क्रिया होती है। अब तात्कालिक क्रिया क्या है? देखिए, तत्काल जो असर दिखाई दे, तत्काल जिसका प्रभाव दिखाई दे, ऐसी क्रिया आपकी तात्कालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे बालक दूध पीते ही सो गया। अब क्वेश्चन आता है, बालक दूध पीते ही सो गया, तो सबसे पहचान इसकी कैसे करेंगे? इसमें आपको क्रिया जो होगी, पहली जो क्रिया की गई है उसमें ते ही आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? ते ही। तात्कालिक क्रिया की पहचान हम ते ही से प्रयोग करेंगे। वह खाना खाते ही सो गया। खाना खाते ही सो गया। और उदाहरण देख लें, रमा पानी पीते ही चली गई। तो कहने का मतलब खाते ही पीते ही, तो पहली क्रिया जो होती है वो तात्कालिक क्रिया की इसी तरीके से पहचान होती है। अब हम अगले वीडियो के साथ में आगे का मैटर लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अब यहीं तक